भारत से जाने वाले सामान पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। मार, नोएडा, सूरत, तिरुपुर और देश के उन सभी हिस्सों में पड़ रही है जहां एक्सपोर्ट मार्केट के लिए उत्पादन होता था। जैसे जैसे कंपनियों की ऑर्डर बुक खाली होती जा रही है क्योंकि यूएस से नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, सैकड़ों नौकरियां रोज जा रही हैं, हजारों नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। ये वो नौकरियां हैं जो हिंदुस्तान में हैं। अगर जल्द कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ट्रंप सरकार भारत पर दबाव और बढ़ा सकती है और इस बार गाज सिलाई मशीन चला रहे मजदूरों पर नहीं, आईआईटी आईएम जैसे बढ़िया संस्थानों से पढ़े उन युवाओं पर गिर सकती है जिनके मन में अमेरिकन ड्रीम पलता है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने H-1B वीज़ा को टेरिबल कह दिया है। ये वही वीज़ा है जिससे हर साल लाखों भारतीय यूएस जाते हैं। इसी वीज़ा पर कभी एलन मस्क यूएस गए थे। उनकी कंपनी एक्स, टेस्ला, गूगल, ओपन एआई, एनवीडिया, विप्रो, टीसीएस, इन सारी कंपनियों में काम करने वाले भारतीय H-1B लेकर ही यूएस जाते हैं। इन्हें एक्सपोजर मिलता है, नई स्किल सीखते हैं, ये नया कल्चर देखते हैं, बढ़िया पैसा मिलता है तो कुछ लोग वहाँ रुकते हैं और कुछ हिंदुस्तान लौटते हैं तो अपने साथ अपने परिवार की किस्मत को भी पूरी तरह बदल देते हैं। ये वो अमेरिकन ड्रीम है जो कितने ही भारतीय देखते हैं। दुनिया में जितने H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं उनमें से 70% हिंदुस्तानियों को मिलते हैं और अब ये ट्रम्पियन पॉलिटिक्स के निशाने पर है। लुटनिक का कहना है कि हम H-1B की जगह कोई और उपाय खोजेंगे। हमारे पास गोल्डन वीज़ा का विकल्प तो मौजूद ही है। पिछली बार जब ट्रंप चुनकर आए थे तब उन्होंने H-1B का विरोध किया था और इसे बंद करने की धमकी तक दे डाली थी, पर शुक्र है खुदा का तब उन्हें सद्बुद्धि मिली और ऐसा नहीं हुआ। ये सद्बुद्धि इस टर्म की शुरुआत में भी उनके साथ रही है। जब वो दूसरी बार चुनकर आए तो उन्होंने H-1B वीज़ा की तारीफ की, कहा कि इससे अमेरिका में तेज तर्रार लोग आते हैं, हमारा फायदा होता है, इसलिए हम इसे जारी रखेंगे। जानकार कहते हैं कि ट्रंप के इस बयान के पीछे एलन मस्क थे। उस समय मस्क ने ट्रंप के लिए कैंपेनिंग की थी, उन्हें चुनाव जितवाया था और मस्क ठहरे H-1B के सबसे बड़े समर्थक, लाभार्थी भी हैं। क्योंकि मस्क की कंपनी को इससे सस्ते दामों में काम करने के लिए लोग मिलते हैं, वो खुद कोई कंपनियां चलाते हैं, तो फायदा उन्हें भी मिल ही रहा था। पर यह बात आज पुरानी हो चुकी है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती अब वैसी नहीं है, तो अब ट्रंप मागा के भरोसे हैं और मागा का बड़ा धड़ा H-1B वीज़ा के खिलाफ ही है। वो मानते हैं कि भारत से सस्ते दामों में काम करने वाले आ जाते हैं, अमेरिकियों की नौकरियां खा जाते हैं, इसलिए H-1B खत्म होना चाहिए। H-1B के खिलाफ उठे स्वर में एक और नया नाम जुड़ गया है, रॉन डिसेंटिस का। रॉन फ्लोरिडा के गवर्नर हैं और मागा का बड़ा धड़ा इन्हें सपोर्ट करता है। डिसेंटिस ने कह दिया कि भारत H-1B का इस्तेमाल एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह करता है, पैसा कमा लेता है और ये एक स्कैम है जिसे बंद होना चाहिए, वरना अमेरिकियों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ट्रंप इसके लिए राजी हो जाएंगे? क्या ट्रंप के टैरिफ के बाद अब अगला नंबर H-1B वीज़ा का है? और अगर ऐसा हुआ तो इससे भारतीयों को कितना नुकसान हो सकता है? ये सारी बातें आज समझने की हम कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि H-1B वीज़ा होता क्या है। ये अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसे मुख्यतः स्पेशलाइज स्किल वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। इसमें आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिसिन, आर्किटेक्चर जैसे फील्ड के स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाता है। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां ऐसे लोगों को टेम्पररी तौर पर अपने यहाँ काम पर रख सकती हैं जिनके पास किसी खास क्षेत्र की विशेषज्ञता हो, और इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1990s में। अप्लाई करने के लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। नंबर 1, नौकरी के लिए अमेरिकी कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए। नंबर 2, जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं उस फील्ड का एक्सपीरियंस या उस फील्ड में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन। नंबर 3, जॉब देने वाली कंपनी को यह भी साबित करना है कि उस रोल के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी है। कमी है का मतलब यूएस में कमी है, इसलिए बुलाना पड़ रहा है बाहर से। इस वीज़ा की अवधि सामान्यतः 3 साल की होती है, जिससे बढ़ाकर 6 साल भी किया जा सकता है। इसके बाद 2 ऑप्शन हैं, या तो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए या वापस यूएस से आ जाइए, 12 महीने का गैप दीजिए और फिर दोबारा यूएस आप जा सकते हैं। इसका प्रोसेस हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और कोटा पूरा होने तक जारी रहता है। 2024 में इसकी मदद से 4 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका पहुंचे थे। जैसा हमने कुछ देर पहले आपको बताया, इससे सबसे ज़्यादा लाभार्थी जो हैं इंडियंस ही हैं। दूसरे नंबर पर इस वीज़ा प्रोग्राम की मदद से चाइनीज़ लोग यूएस पहुंचते हैं। अब यूएस में से लेकर डिबेट क्या है वो भी समझ लेते हैं।
मागा का एक बड़ा धड़ा इसका विरोध करता है और दो तर्क हैं। पहला तर्क यह है कि भारत समेत दूसरे देश से आए लोग अमेरिकन सिटीजन्स की नौकरी खा रहे हैं, इन नौकरियों पर पहला हक तो अमेरिकन का होना चाहिए था। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि H1B वीजा से मार्केट रेट खराब हो रहा है। कैसे, वो भी सुन लीजिए। मागा का तर्क यह है कि जब भारत से लोग यहाँ काम करने आते हैं, यूएस आते हैं, तो उन्हें अमेरिकी कंपनियां कम पैसों में हायर करती हैं। इससे मार्केट रेट प्रभावित होता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आप शहर में कपड़े का शोरूम लगाते हैं, नए लड़कों की ज़रूरत है। एक शोरूम वाला ऐसा है जो गांव से आए किसी लड़के को बहुत ही सस्ते दाम पर रख लेता है। ऐसे में उस नौकरी के लिए असल पैसा जो मिलना चाहिए था वो उस लड़के को मिला नहीं, लेकिन मार्केट में बात चली गई कि कम पैसे में भी ये काम हो सकता है। अब उस शहर के बाकी लड़कों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो भी उन्हें मिलेगा या नहीं, इस पर लग जाएगा सवालिया निशान। शोरूम सोचने लगेंगे कि भाई गांव से लोग बुला लेंगे। मागा का यह तर्क एक्चुअली मजबूत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में H1B से जिन इंडियंस को नौकरी मिलती है उनमें से लगभग 70% की सालाना सैलरी $1 लाख से कम होती है। वहीं 25% से कम ही लोगों की सैलरी सालाना $1 से $1.5 के बीच थी। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी $1.5 से ज्यादा चली जाती है। यानी सस्ते दामों में हायरिंग वाली बात तो सच है, जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी भी चिंता जता चुकी है। खैर, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने H1B के खिलाफ बयान तो अभी दिया, पर ट्रंप के जीतने के बाद से ही इसके खिलाफ कैंपेन चला आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था। उनकी नियुक्ति के समय मागा ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि कृष्णन ने एक दफे सोशल मीडिया पोस्ट में लिख दिया था कि भारतीयों को जहां काम करना हो, जैसा काम चुनना हो और उनके लिए जहां जाना चाहते हो जाना चाहिए, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ये बात साफ थी कि इशारों इशारों में कृष्णन H1B का समर्थन कर रहे थे और ये बात मागा को पसंद नहीं आई। ट्रंप की कट्टर समर्थक लॉरा लूमर ने उनकी भर्ती पर सवाल उठा दिया, कहा कि ये ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। लूमर के विवाद में कूदने से इसे और तूल मिला और फिर एलन मस्क कृष्णन के समर्थन में उतरते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को अपने यहाँ नहीं आने देंगे तो यूएस विल लूज, हार जाएगा। मस्क के बयान के बाद विवेक रामास्वामी ने भी H1B के समर्थन में बयान दिया। हालांकि दोनों नेता ये भी कहते आए हैं कि इस वीजा प्रोसेस में सुधार भी होना चाहिए। इस विवाद में बाद में कुछ और नेता कूदे थे। एक्स पर बहुत बहस भी हुई थी, पर यह बात कुछ महीने हो गई पुरानी। हालिया विवाद 27 अगस्त को शुरू हुआ जब फॉक्स टीवी के साथ इंटरव्यू में कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने इस वीजा प्रोसेस को टेरिबल कहा और यह भी कहा कि ग्रीन कार्ड में भी बदलाव किए जाएंगे। लुटनिक ने इंटरव्यू में गोल्डन कार्ड पर जोर देते हुए कहा कि इससे सर्वश्रेष्ठ लोग जो होंगे वही यूएस आएंगे। अंग्रेजी में उन्होंने बेस्ट पीपल शब्द का इस्तेमाल किया, पर गोल्डन कार्ड से कैसे तय होगा कि कौन सा आदमी बेस्ट पीपल में आता है और कौन नहीं? क्योंकि गोल्डन कार्ड का आइडिया तो यही है कि पैसे दो और यूएस में रहो, और फिर H1B से जो लोग आते थे वो उन्हीं की अर्थव्यवस्था में काम करके योगदान देते थे। लेकिन गोल्डन कार्ड से रिप्लेस करने की बात चल रही है H1B को नहीं तो कम से कम ग्रीन कार्ड्स को। गोल्डन कार्ड से केवल अमीर लोग अमेरिका आ पाएंगे जो $5 बिलियन अमेरिका में निवेश करने को राजी हों। इसके बाद उन्हें अमेरिका में रेसिडेंसी दी जाएगी। ध्यान दीजिए, रेसिडेंसी, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रहने की इजाजत मिलेगी। $5 बिलियन भारतीय रुपए में फिलहाल के बाजार भाव के हिसाब से 43 करोड़ के आसपास होता है। अब अगर इतना पैसा किसी के पास है तो क्या वो सिर्फ रेसिडेंसी भर के लिए यूएस जाएगा? H1B से तो काबिल लोग आते थे, उनकी भरपाई कैसे होगी? इसका कोई प्लान न तो सेक्रेटरी के पास है और न ही ट्रंप के पास, कम से कम उन्होंने बताया तो नहीं है। एक और बात है, ऐसे कितने लोग हैं जो करोड़ों खर्च करने के बाद अमेरिका में रेसिडेंसी लेने को तैयार हैं? सेक्रेटरी का दावा है, लुटनिक का, कि 2.5 लाख लोग रेडी हैं पैसा देने के लिए। लुटनिक वित्तीय मामले देखते हैं, इसलिए हिसाब करके इंटरव्यू में यह भी बताया उन्होंने कि इससे $1.25 ट्रिलियन का निवेश अमेरिका को मिलेगा, इसलिए यह फायदे का सौदा है। अब ये लुटनिक के दावे हैं। लुटनिक इतने पैसों से नए बिजनेस खोलने का ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं कि इतने पैसे से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल जाएगा। अब उनके समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप के होम स्टेट यानी फ्लोरिडा के गवर्नर भी उतर आए हैं, रॉन डिसेंटिस। उन्होंने सीधे सीधे H1B के साथ भारतीयों को जोड़ दिया है और इसे एक स्कैम बताया, घोटाला। वो कहते हैं कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही हैं और सस्ते दामों में भारतीय लोगों को नौकरी दे रही हैं। आगे उन्होंने ये जोड़ा कि भारतीयों ने भी इससे पैसा कमाना सीख लिया है। जब अमेरिका में H1B के बारे में ये डिबेट चल रही थी, तब इसी समय रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार का एक बयान सुर्खियां बटोरने लगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनियां जहां से सस्ता तेल पाएंगी खरीदेंगी।
अब अमेरिका में भी इस बयान को H-1B से जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट पर मागा समर्थक लिख रहे हैं कि भारत अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है और हम उन्हें अपने यहाँ नौकरियां दे रहे हैं। क्यों? भले ही मागा और ट्रंप के समर्थक इस वीजा प्रोसेस के खिलाफ हों, पर डेमोक्रेटिक पार्टी इस वीजा का पूरा समर्थन करती आई है। हालांकि उनकी इस प्रोसेस से अपनी कुछ शिकायतें भी हैं, जैसे सेनेटर बर्नी सैंडर्स और रो खन्ना जैसे नेता कहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए। इस प्रोसेस से सिर्फ ऐसे लोग आने चाहिए जो वाकई काबिल हो। बर्नी सैंडर्स तो इसे कॉर्पोरेट स्कैम कहते हैं। उनका कहना है कि कंपनियां इसका इस्तेमाल सस्ते मजदूर रखने के लिए करती हैं, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। हिस्ट्री एक्चुअली इसी के आसपास है। एक तरफ अमेरिका की यूनियंस थी, दूसरी तरफ अमेरिका का उद्योग जगत था। दोनों के बीच में एक बहस चल रही थी सैलरीज को लेकर के, और फिर टैलेंट बाहर से हायर करने को लेकर H-1B प्रोग्राम आया था। इस बाबत डेमोक्रेटिक नेताओं ने कांग्रेस में अपने सुझाव रख दिए थे, पर इस पर कोई कदम तब नहीं उठाए। अब ट्रंप आ गए हैं, जो पिछले टर्म में इसका विरोध कर रहे थे। दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो इसका समर्थन किया, पर जिस समय ट्रंप ने इस वीजा का समर्थन किया था उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग थे। अब वो रूस से तेल लेने की वजह से हम पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाए हुए हैं। अब रिश्ते पूरी तरह अलग हो गए हैं। दूसरी तरफ जो चीन हमसे ज्यादा रूसी तेल लेता है, उस देश से 6 लाख छात्रों को अमेरिका लाने की बात कही जा रही है और उन पर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ भी नहीं लगाया गया है। जब ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिका में दाखिला देने की बात कही तो मागा फिर नाराज हुआ। H-1B के मसले पर तो नाराज ही रहता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप मागा के दबाव में अपना फैसला बदलेंगे? क्या H-1B वीजा बंद हो जाएगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, पर यह बात तो तय है कि ऐसा हुआ तो भारतीयों के लिए अमेरिकन ड्रीम थोड़ा दूर जा सकता है। यहाँ रुककर हमें वो वक्त भी याद करना चाहिए जब ट्रंप का चाबुक हिस्पैनिक लोगों पर चल रहा था। मजबूरी में अमेरिका जा रहे लोगों को घुसपैठिया कहकर प्रताड़ित किया गया। तब एक स्वर उठा था कि इमिग्रेशन तो लीगल होना चाहिए, लीगल इमिग्रेशन। इस बात में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि इमिग्रेशन लीगली हो तो बेहतर है, लेकिन इस तर्क की आड़ में हम मजलूमों को पीठ दिखाने वाली नस्लीय राजनीति के समर्थक हो जाएं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच जाएंगे। नस्लीय राजनीति नस्लीय ही रहती है। हिस्पैनिक्स के बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि मागा के निशाने पर इंडियन अमेरिकन आएंगे, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे भूरी चमड़ी वाले उनके यहाँ आते हैं, उनसे ज़्यादा कमाते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं, नासा गूगल में काम करते हैं, नेता बनते हैं, गवर्नर तक बनते हैं। मागा के लोग मेहनत नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि पैसा मुझे नहीं, भूरी चमड़ी वाले को मिल जा रहा है। इसलिए चाहे वीज़ा हो या न हो, नस्ल भेदी राजनीति के समर्थन से पहले 50 बार सोचना चाहिए। इसी नोट पर राजदूत का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।